नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 30 मई दिन रविवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत 2078 है। 30 मई को भारत और विश्व में क्या क्या खास घटनाएं हुई, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज 30 मई है और आज के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उद्दंड मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को निकाला गया। इसीलिए इस दिन को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। वह साल 1826 का था और तारीख थी 30 मई, जब हिंदी के एक साप्ताहिक अखबार ने अपनी आंखें कलकत्ता के कल्लू टोला मोहल्ले में खोली। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने इसको जीवन दिया। नौकरी के लिए शुक्ल जी कलकत्ता गए थे और पत्रकारिता का वह उन्हें ऐसा नशा चढ़ा कि उन्होंने उद्दंड मार्तंड के नाम से एक अखबार निकालकर ही दम लिया। परतंत्र भारत की राजधानी कलकत्ता में अंग्रेजी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बाद बांग्ला और उर्दू का प्रभाव था। इसीलिए उस समय अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी में कई समाचार पत्र निकलते थे। हिंदी भाषा का एक भी समाचार पत्र मौजूद नहीं था। यह जरूर है कि 1818 और 1819 में कलकत्ता स्कूल बुक के बांग्ला समाचार पत्र समाचार दर्पण में कुछ हिस्से हिंदी में भी होते थे। हालांकि उद्दंड मार्तंड एक साप्ताहिक प्रयोग था, लेकिन पैसों के अभाव में एक साल भी प्रकाशित नहीं हो पाया। इस साप्ताहिक समाचार पत्र के पहले अंक की 500 प्रतियां छपी। हिंदी भाषी पाठकों की कमी की वजह से उसे ज्यादा पाठक नहीं मिल सके। दूसरी बात कि हिंदी भाषी राज्यों से दूर होने के कारण इन्हें समाचार पत्र डाक द्वारा भेजना पड़ता था। डाक दरें बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे हिंदी राज्यों में भेजना भी आर्थिक रूप से महंगा सौदा हो गया था। पंडित युगल किशोर ने सरकार से बहुत अनुरोध किया कि वे डाक दरों को कुछ रियायत दें, जिससे हिंदी भाषी प्रदेशों में पाठकों तक समाचार पत्र भेजा जा सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। अलबत्ता किसी भी सरकारी विभाग ने उद्दंड मार्तंड की एक प्रति भी खरीदने पर राजी नहीं थी। पैसों की तंगी की वजह से उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हो सका और आखिरकार यह समाचार पत्र 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। आज के ही दिन 1987 में गोवा को भारत के राज्य का दर्जा मिला था। गोवा भारत का 26वां राज्य बना। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने
गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा का समुद्रीय तट 132 किलोमीटर लंबा है। गोवा का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। पर्यटन के अलावा गोवा में लौह खनिज भी विपुल मात्रा में पाया जाता है, जो जापान तथा चीन जैसे देशों में निर्यात होता है। गोवा मत्स्य उद्योग के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ की मछली निर्यात नहीं की जाती है, बल्कि स्थानीय बाजारों में बेची जाती है। यहाँ का काजू सऊदी अरब, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। पणजी गोवा की राजधानी है। मांडवी नदी के तट पर बसे इस शहर में शाम के समय सैलानी रिवर क्रूज का आनंद लेने पहुंचते हैं। गोवा में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। आज के ही दिन सन 2000 में आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक और कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा का निधन हो गया था। उन्नाव जिला के ऊंचगांव सानी में जन्मे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। 1940 में वहीं से पीएचडी किया। 1943 में बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी विभाग के अध्यापक और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे। 1971 से 1974 तक कन्हैयालाल मानिक मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद पर रहे। 1974 में वे सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर रामविलास शर्मा के साहित्य जीवन का आरंभ 1934 से होता है, जब वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए। इसी वर्ष उन्होंने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। इसके बाद वे निरंतर सृजन की ओर उन्मुख रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी, 1988 में शलाका सम्मान, 1990 में भारत भारती पुरस्कार, 1991 में व्यास सम्मान, 1999 में साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सम्मान और वर्ष 2000 में शताब्दी सम्मान से सम्मानित किए गए। पुरस्कारों में प्राप्त राशियों को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उन राशियों को हिंदी के विकास में लगाने के लिए कहा। आज के ही दिन सन 1896 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली बार ऑटोमोबाइल दुर्घटना हुई। हालांकि ऑटोमोबाइल इतिहास में दुनिया का सबसे पहला एक्सीडेंट सन 1834 में हुआ था, जब जॉन स्कॉट रसेल नाम के एक व्यक्ति के स्टीम कार में विस्फोट हुआ था। इस हादसे में 4 लोगों की जान गई थी। हालांकि ऐसा कुछ तकनीकी खामियों के चलते हुआ था, लेकिन दुनिया में सड़क पर सबसे पहला एक्सीडेंट सन 1891 में ओहियो शहर में हुआ था। जॉन विलियम लैम्बर्ट ने पहली सिंगल सिलेंडर गैसोलीन से चलने वाली कार का निर्माण किया था। इन्होंने एक कार ड्राइविंग के दौरान क्रैश कर दी थी। इस हादसे में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। आज के ही दिन 1955 में भारत के महान दार्शनिक, क्रांतिकारी, विचारक और भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एनएम जोशी अर्थात नारायण मल्हार जोशी का निधन हुआ था। इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी और 1929 तक उसके सचिव रहे।
वे केंद्रीय विधानसभा दिल्ली के निर्वाचित सदस्य भी रहे थे। वे भारत सेवक समाज के सदस्य से भी कई वर्षों तक संबद्ध रहे। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्रमिक कल्याण के कार्यों तथा श्रमिक हितों से संघर्ष करना था। एक केंद्रीय वेतन आयोग के एक सदस्य भी रहे। इनका जन्म 5 जून 1879 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गोरेगांव में हुआ था। 1922 से 1948 तक ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते रहे थे। वैज्ञानिकों के तमाम प्रयासों से हवाई यात्रा इन दिनों बहुत सुगम हो गई है। अब यात्रियों को सफर के दौरान बहुत कम कंपन महसूस होता है। इसे संभव बनाने के लिए इंजीनियरों ने विमान के विशालकाय टरबाइन इंजन और बाहरी वातावरण से उत्पन्न होने वाले कंपन को कम करने के लिए विमान की पंखुड़ियों और केबिन विंडोज के आसपास छोटी छोटी डिवाइस लगा दी है। ये डिवाइस पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स से बनी होती हैं। ये डिवाइस इसी सिद्धांत पर काम करती है कि जब इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो उससे कंपन को कम करने वाला बल उत्पन्न होता है। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स सेंसर के रूप में भी प्रयोग होते हैं। आईआईटी बॉम्बे के शोधार्थियों ने ऐसे पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हल्का एवं बेहतर बनाने की संभावनाएं जगाई हैं। इससे भविष्य में रोबोटिक्स और उपग्रहों के क्षेत्र में नए आयाम खुल सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे से जुड़े शोधार्थियों ने एक नया पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स विकसित किया है। यह सामान्य रूप से उपयोग में लाई जाने वाली पाइजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक्स की तुलना में बेहतर पाइजो इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स देता है। यह मटेरियल इनपुट इलेक्ट्रिक सिग्नल से भी बड़े पैमाने पर बल उत्पन्न करने में सक्षम है। इसे नोबेल ग्रिफिन रिइंफोर्स्ड पाइजो इलेक्ट्रिक कंपोजिट जीआरपीसी का नाम दिया गया है। यह लेड, जिरकोनियम, टाइटेनेट का फाइबर है जिसे पीजेईटी कहा जाता है। यह बहुत नाजुक होता है और मटेरियल की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे अपॉक्सी की आवश्यकता होती है। अतीत में ऐसे अध्ययनों का केंद्र मुख्य रूप से विमान ही रहे हैं, लेकिन इस अध्ययन का उपयोग विभिन्न दशाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक रोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।